हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ डे सीरीज को, जो है आज 18 अगस्त की। तो आइए देखते हैं 18 अगस्त में क्या क्या न्यूज़ थी, क्या क्या हेडलाइन है। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में वही है, अमेरिका और रूस की वार्ता जो हुई है अलास्का में, उसका एक आर्टिकल ये है। और भी ज़्यादा आर्टिकल थे जिसमें लगभग हम बात कर चुके हैं। कल भी कुछ बात हुई है, कुछ अभी कर लेंगे। और दूसरा क्या चर्चा में, भारत और अमेरिका का मामला कि उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए कुछ आर्टिकल है जो नए हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमने देख लिया है। मैंने उस दिन शॉर्ट नोट्स में भी अपनी बना के सारी चीज़ें दे दी थी कि क्या 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 होने वाला है। तो उससे चीज़ें देख लियो, जो चीज़ नई मिलेगी वो ले आया हूँ। जैसे कि ये है एक, क्या क्या भारत को उपाय करना चाहिए उसके लिए, वो है एक। और एक ये जीएसटी सुधार से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका है। बाकी कुछ इन्वायरमेंट की न्यूज़ है, उसको देखते हैं। और किस चीज़ में चर्चा है, और इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ईसीआई क्यों चर्चा में, क्योंकि विपक्ष में जो वार्ता चल रही है कि इतने वोट चोरी हुए, इतने वोट चोरी हुए, वो पॉलिटिकल मामला है, वो उसमें बात नहीं करेंगे कौन से वोट, जब तक कोई ऑथेंटिक फैक्ट डेटा नहीं मिल जाता, या फिर किसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, या फिर ऐसा, तो उसमें बात नहीं करेंगे जब तक। तो इलेक्शन कमीशन चर्चा में, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक वीडियो बन चुका है, तो उसे देख लीजिएगा, या फिर मैं दोबारा बना दूंगा उसमें। इलेक्शन कमीशन को एक बार देखना है और कुछ नहीं। और चर्चा में जीएसटी वाला मामला है, तो जीएसटी को देख लेंगे। और यही रूस रूस शांति समझौता वाला है। तो आइए देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं क्या नया। बाकी चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, अगर लगातार चीज़ें फॉलो करेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर मिलेंगी और पढ़ी हुई मिलेगी। पहले देखते हैं, अलास्का से पूरी नहीं हुई भारत की आशा। भारत की आशा क्या थी? भारत की आशा थी कि हमारा टैरिफ कम हो जाए। कौन सा टैरिफ? जो 25% अमेरिका ने लगा दिया है 7 अगस्त से, और जो 25% और लगाने की बात कर रहा है 27 अगस्त से। हम चाहते थे कि ये हो जाए, ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में क्या चल रहा है किसको पता है। लेकिन एक बात अच्छी है ना, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कल ज़रूर कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो रूस से जो तेल खरीदता है, हम उस पे कोई नया टैरिफ नहीं लगाएँगे। इसका मतलब ये है कि जो ये बढ़ने की संभावना थी, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन अभी इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा कि जो भारत पे टैरिफ लग रहा है, वो कम करेंगे या नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएँगे, नहीं बढ़ाएँगे। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई, इसलिए भारत को निराशा मिली है, ये बात है। और इसमें बारे में क्या, पहले तो वही बात है कि ट्रम्प डील हुई और ये सब बातें जो कल कर लिए हैं। रूस का पल्ला क्यों भारी, क्योंकि हम लोगों को पता है जो रूस ने जो 4 शर्तें रखी थी, उससे पीछे हटने के लिए नहीं मान रहा है। कौन-कौन सी 4 शर्तें रखी थी, कल हमने देखा था। पहली शर्त क्या थी, कि जो 20% भूमि है यूक्रेन की रूस के पास, वो वापस नहीं करेगा। दूसरी शर्त थी, जो क्रीमिया है, क्रीमिया को मान्यता दी जाए, क्रीमिया को मान्यता की शर्त रखी थी। तीसरी शर्त क्या थी, रूस पे जो प्रतिबंध लगे हुए उसे हटा दिया जाए। चौथी शर्त क्या थी, कि नाटो का विस्तार को रोका जाए। ये 4 शर्तें रूस ने रखी थी, और उससे पीछे हटने के लिए नहीं मान रहा है। ये याद रखना, इसलिए रूस का पल्ला भारी पड़ रहा है। तो यूरोप क्यों विरोध कर रहा है? यूरोप का विरोध का कारण ये है ना, यूरोप यूक्रेन का सपोर्ट करके, अमेरिका जो ये 20% भूमि है ना, ये अब रूस को देना नहीं चाहता। ये चाहता है कि ये 20% यूक्रेन की भूमि यूक्रेन के पास ही रहे, इसलिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूरोप। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा उठा के इनके ऊपर डाल दिया कि अब जेलेंस्की देखे उनको देना है कि नहीं देना, और युद्ध विराम करना है कि नहीं करना, तो ये मामला होता है और इससे ये भी पता चलता है ना, कहीं न कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति इस चीज़ों से सहमत हो रहे हैं कि रूस से वार्ता ज़रूरी है। रूस से वार्ता के लिए अगर ये 20% भूमि यूक्रेन की देना पड़ जाए, तो कहीं न कहीं हामी भर रहे हैं। अभी पूरी तरह से कहना मुश्किल है। अब बात करते हैं यूक्रेन का क्या, यूक्रेन का हाल जो हुआ है वो सबको पता है कि यूक्रेन का लगभग 20% भाग कब्जे में हो चुका है। राजधानी अगर बची है, वो भी यूरोप की बदौलत। यूरोप इतना हथियार दिया, उसकी बदौलत राजधानी इनकी बची हुई है, इतना ही है। और जेलेंस्की चाहते हैं, क्या जेलेंस्की ये चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में युद्ध विराम हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि अगर अक्टूबर आ जाएगा, तो अक्टूबर में जो यूक्रेन और रूस बॉर्डर है ना, वहाँ पे बर्फ जम जाती है। जब बर्फ जम जाती है, तो फिर सेना का आवागमन नहीं हो पाता। जो यूक्रेन में सेना है रूस की, वो यूक्रेन में ही रह जाएगी, और नई सेना तो नहीं आएगी। इससे क्या होगा, फिर एयर मार्ग से मिसाइलें आएंगी, एयर मार्ग से युद्ध चालू हो जाएंगी। तो ये एक संकट है, तो ये भी चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में सब निपट जाए, सही रहेगा। ट्रंप की टक्कर क्या है, ट्रंप की टक्कर रूस क्यों है, क्योंकि एक तो 20% भूमि नहीं दे रहा है, दूसरा रूस चाइना का गठबंधन हो रहा है, तीसरा क्यों ट्रंप है, ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, इस वजह से ट्रंप थोड़ा चिंता में है, इसलिए। और एक ये इन्वायरमेंट की न्यूज़ है, इन्वायरमेंट की आक्रामक प्रजातियां इन्वेसिव स्पीसीज के ऊपर है। तो गंगा नदी में भी अफ्रीका कैटफिश और एक ये नील तिलपिया तिलपिया मछलियां देखी गई हैं। कैसे, क्यों देखी गई हैं, और इसका क्या प्रभाव हो रहा है, इसको देखते हैं। नील तिलपि ये गंगा के अफ्रीका कैटफिश और नील
तिलापिया, ये मछलियाँ क्यों देखी गई हैं? क्योंकि एक तो जलवायु परिवर्तन क्या असर हो रहा है कि पानी गर्म हो रहा है और हमारी जो देसी मछलियाँ हैं वो गर्म पानी सहने के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल पाई जाती है। और ये वाली जो गैर देसी मछलियाँ हैं जैसे ये है और ये है, तो ये गर्म पानी सहने के लिए मतलब से अनुकूल होती है। इस वजह से ये देखी गई है। और दूसरा कारण है बाढ़। बाढ़ से जो विदेशी मछलियाँ बाढ़ के सहारे आ जाती हैं, देसी मछलियाँ आगे चली जाती हैं, बह जाती हैं। और दूसरा कारण ये हो गया बाढ़। तीसरा कारण है कि ये जो विदेशी मछली है ना, वो देसी मछलियों को क्षति पहुंचाती है। कैसे? उनके अंडे खा लेती है, उनको मछलियों को ही खा लेती है। और जब जब ये पानी में रहती है तो उस जगह की पानी की ऑक्सीजन और भोजन की कमी कर देती है। इस वजह से देसी मछलियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। और चौथा कारण है प्रदूषण। जल प्रदूषण की वजह से, क्योंकि जल प्रदूषण के लिए हमारी देसी मछलियाँ संवेदनशील नहीं है, अनुकूल नहीं है, और विदेशी मछलियाँ अनुकूल है। तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि देसी मछलियों की कमी हो रही है। इसके बारे में है, इन्वेसिव स्पेसीज के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पे करना है? इसका यूज़ होगा क्लाइमेट चेंज में। जब कुछ लिखना होगा ना, तो एक ये भी लिखना है कि देसी मछलियों की कमी हो रही है, देसी मछलियों का बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। और दूसरा यहाँ पे लिखना है बाढ़। जब बाढ़ का कोई प्रभाव लिखना है डिजास्टर मैनेजमेंट में या फिर कहीं पे, या फिर ऐसे वगैरह कहीं पे भी लिखने को मिले, तो एक प्रभाव ये भी लिखना है कि बाढ़ की वजह से विदेशी मछलियाँ बढ़ रही हैं। खासकर एग्जाम्पल इसका लिखना है गंगा नदी। ये देखिए, गंगा नदी, ये इसका 2 जगह ऐसे यूज़ कर लेना है। अब आते हैं जलवायु अनुकूल खेती पर जोर। जलवायु अनुकूल खेती पर जोर क्यों दिया जा रहा है? उसके बारे में। क्योंकि 2027 तो दो सॉरी 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है। तो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की जलवायु अनुकूल कृषि क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो कृषि का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरी है। कितना इम्पोर्टेंस है? लगभग 46% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो ये 46% आबादी को छोड़ के तो विकसित भारत नहीं बन सकता, इसलिए कृषि को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? विकसित कृषि संकल्प अभियान लाया गया। इसको बहुत अच्छे से नाम याद रखना है। इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये 2025 में ही लाया गया है। 2025 कौन लाया है? ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का, और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऐसे मंत्रालय चेंज कर देता है, इसको याद रखना है। तो बात होती है आगे। तो इसके लिए इसके 3 प्रमुख कार्य हैं। क्या-क्या कार्य हैं विकसित कृषि अभियान के? पहली बात तो ये क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु अनुकूल कृषि लाना और समावेशी कृषि, ये 2 उपाय हैं, यहाँ पे लिखे। इसके 3 प्रमुख कार्य हैं। क्या-क्या कार्य हैं? एक तो नीतिगत सामंजस्य करना, जो नीतियाँ अलग-अलग बिखरी हुई हैं कृषि के क्षेत्र में, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, उनको एक सामंजस्य लाना। दूसरा, समावेशी प्रशासन करना। प्रशासन के समावेशी ना होने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान होता है, फिर कृषि कृषि अनुकूल नहीं हो पाती, तो समावेशी प्रशासन करना। तीसरा क्या है? राज्य स्तर पर स्पष्ट परिणाम निर्धारित करना, मतलब एक छोटे-छोटे परिणाम निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, जिससे हम कहते हैं टारगेट बेस्ड, कि हम इतने समय में ये कर लेंगे, इतने समय में इतना टारगेट हासिल कर लेंगे। एक बड़े टारगेट नहीं रखना चाहिए, एक परिणाम पे आधारित काम करना चाहिए। इसलिए ये विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसको याद रखना है नाम। 2025 का है, ICAR। ये प्रीलिम्स से पूछेगा, ये मेंस में लिखने के काम आएगा ये। अब आगे देखते हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30% अस्थायी सब्सिडी टैरिफ का बेअसर कर सकती है। इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है 25% का, और 25% का अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना लगाने की धमकी दे रहा है, ये सबको कम करने के लिए हमें अस्थायी सब्सिडी देनी पड़ेगी। खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा है। क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा है उसको देखते हैं। क्योंकि अमेरिका भारतीय कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। मतलब भारत दूसरा सब यूरोप के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा कपड़े निर्यात करता है। खासकर कालीन, बुने और गैर बुने परिधान, मेडअप्स, ये सारे कपड़ों की बात है। और यहाँ पे भी कुछ डेटा लिखे हुए हैं कि कॉटन लिनन को 60%, 72% टेबल लिनन को, ये सारी बातें हैं। इनको इतना याद नहीं रखना, बस ये वाला पॉइंट याद रखना। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा कालीन करता है, इतना याद रहेगा, काम चल जाएगा। यहाँ पे वही बात हुई है 25% टैरिफ की। बस इन्होंने ये चीज़ें बढ़िया, इसको ये चीज़ें पढ़ लेना। इसमें स्टार लगा दे रहा है, सेकंड, ये याद रखना है। दूसरा ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बारे में मैं बता भी दे रहा हूँ। क्या इन्होंने कुछ उपाय बताए, कौन कौन से उपाय? एक दीर्घकालिक, कुछ लंबी अवधि के लिए उपाय बताए, और कुछ अल्प अवधि के लिए उपाय बताए।
दीर्घ लंबी अवधि के लिए और अल्प अवधि के लिए। तो लंबी अवधि के लिए पहले अल्प अवधि, अभी के लिए क्या उपाय बताए हैं? इन्होंने बोला कि प्रोत्साहन योजनाएं देनी चाहिए सरकार को, निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए, जो अमेरिका को शुल्क से बचने के लिए प्रोत्साहन योजना देनी चाहिए। हालांकि हमको पता है कि सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। क्या कर रही है? निर्यात संवर्धन मिशन। ये सब याद रखना है, इसमें सब में बात हो चुकी है पहले वाले पार्ट में। निर्यात संवर्धन मिशन 2 साल के लिए, 2 ईयर्स, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। और दूसरा क्या सजेशन है? रोजगार से जुड़े रोजगार से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना, तो इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अभी हमने देखा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा ELI स्कीम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये भी 2 साल के लिए है ना। इसमें कितना 35,000 करोड़ या फिर ऐसा कुछ अमाउंट है जिसको इंसेंटिव के तहत दिया जाएगा। तीसरा, वैकल्पिक बाजारों पर फोकस करना। वैकल्पिक बाजारों पर भी सरकार कोशिश कर रही है। कहाँ? चीन चीन रूस भारत का गठबंधन, और आसियान, और यूरोप, और यूके यूके के साथ FTA, ये वैकल्पिक बाजार में भी सरकार फोकस कर रही है। और एक इसमें जो सजेशन दिया है वो ये है, अस्थायी सब्सिडी देना। कितना? 30% का। किसको? टेक्सटाइल उद्योगों को। क्यों? क्योंकि जो 25% टैरिफ लगा रहा है उससे बचा जा सके, उससे बचने के लिए अस्थायी टैरिफ देने का अल्पकालिक उपाय है। तो ये अल्पकालिक हो गई। अब दीर्घकालिक उपायों के बारे में देखते हैं। दीर्घकालिक उपाय में टेक्सटाइल के लिए इन्होंने बताया है। टेक्सटाइल के लिए क्या है? एक फाइबर पॉलिसी लाना, कपड़ों के लिए, नए कपड़ों के लिए। तो जब इतना बड़ा निर्यात करते हो तो एक पॉलिसी लाना एक अच्छा उपाय है, तो ये याद रखना। दूसरा, उत्पादकता में सुधार करना, क्योंकि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या भारत में उत्पादकता बहुत कम है, तो उत्पादकता में सुधार करने का प्रयास। और संपूर्ण इकोसिस्टम पर सुधार करना, ये बात है। अब आगे देखते हैं, GST सुधारों, ट्रंप पुतिन बैठक से मार्केट को मिल सकता है बड़ा ट्रिगर। कैसे? GST में जो सुधार की बात चल रही है 15 अगस्त को, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो हम इतनी सारे टैक्स रेट चलते थे, 0, 5, 12, 18, 28, उनको कम करके 2 में लाना है, 5% और 18% में लाना है। तो इससे क्या क्या सुधार होगा? बहुत सारी चीज़ों का टैक्स रेट कम हो जाएगा। किन किन चीज़ों का? जैसे देखते हैं, रियल इस्टेट में कुछ चीज़ों का कम हो जाएगा, ऑटोमोबाइल में टैक्स रेट कम हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 की बजाय 18 हो जाएगा, पैकेट बंद फूड में 12 से 5 हो जाएगा, टेक्सटाइल में 12 से 5 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, इससे क्या प्रभाव होगा कि जो अमेरिका में हमारा टैरिफ बढ़ रहा है उससे हम कहीं ना कहीं टैक्स कम करके हमारा फ़ायदा मिल सकता है, उसकी बात है। अभी इस जब ये सुधार लाने की वजह से भारत का शेयर बाजार 1.1% ऊपर उठ गया, जो पिछले कुछ समय में गिर गया था। इसकी बातें, इसको भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये दोनों चीज़। और इसका यहाँ का ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना, ये वाला, और इससे भी देख लेना। ये 3 चीज़ हो जाएंगी, काफ़ी काम हो जाएगा। इसके बारे में बता ही दिया। तो अभी के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और PDF के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञानपीठ _CSC। तो फिर थैंक यू।